नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, उस मुहिम के साथ जो मुहिम पिछले 3 दिनों से इंडिया डेली चला रहा है। वो मुहिम आपसे जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है, और वो मुहिम दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, या यूं कहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर राजस्थान से लेकर असम तक। और वो मुहिम है बच्चों को इंसाफ दिलाने की। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो नोएडा के मानव रचना से जुड़ी हुई है। नोएडा के मानव रचना स्कूल की मनमानी जो है इस समय भी जारी है। स्कूल टीचर की हरकत पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 72 घंटे बाद भी स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। मामले पर लिपापोती करने में स्कूल प्रशासन जो है वो जुटा है। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। बच्चों की मां पर टीचर्स ने अभद्र टिप्पणी की थी। स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला कहां है और अमित भल्ला कहां है? आखिर वो मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को कब रखेंगे, इनका इंतजार हो रहा है। टीचर्स की घटिया हरकत पर स्कूल मैनेजमेंट जो है वो चुप है। पिछले 3 दिनों से इंडिया डेली लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। हम स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीएसए ने भी स्कूल पर एक्शन की बात कही, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार 3 दिनों से एक बच्चे को इंसाफ दिलाने की मुहिम इंडिया डेली ने उठाई है। और ये मामला केवल एक स्कूल का नहीं है, अलग अलग स्कूल में भी इस तरह के मामले होते हैं। जब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो अपनी बातों को रखते हैं। हम अपने फोन लाइन को भी ओपन करेंगे ताकि अगर किसी अभिभावक के साथ या किसी बच्चे के साथ इस तरह की अमानवीय हरकत अगर हुई है तो उस पर वो अपनी बातों को रख सकते हैं। सवाल बिल्कुल साधारण सा है कि स्कूल के मालिक आखिर कहां है और वो अभी तक मीडिया के सामने आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। 76 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, यानी 3 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक इस मामले में नहीं हुई है। स्कूल टीचर की जो हरकत थी उस पर प्रशासन की तरफ से, यानी स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो मामले पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लीपापोती करने में जुड़ा हुआ है और स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप जो है वो लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला कहां है, ये सारे सवाल जो है वो लगातार इंडिया डेली उठा रहा है, क्योंकि पहले दिन जब प्रशांत भल्ला के पास इंडिया डेली की टीम पहुंची थी और इसी पर हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम अपनी सहयोगी आयुषी मिश्रा के पास जाएंगे। आयुषी, आप स्कूल के ठीक बाहर मौजूद हैं। 72 घंटे हो चुके, हम लगातार इस मुहिम को उठा रहे हैं। ये मुहिम हमारी अपनी नहीं है, ये मुहिम देश के बच्चों की है। वो बच्चे जो देश का भविष्य बनेंगे, और उन पेरेंट्स की आवाज है जो पेरेंट्स अपनी आवाजों को नहीं उठा पाते हैं, चाहे स्कूल प्रशासन के डर से, चाहे इस बात की डर से कि मेरे बच्चे को पढ़ाना तो इसी स्कूल में है, और अगर हम स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सवाल उठाएंगे तो मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मुहिम जरूरी थी, हमने उठाई। अभी ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है वो दर्शकों तक पहुंचाइए आप। बिल्कुल आशीष, ये मुहिम बेहद ज़रूरी है। ये बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि ऐसे कई बच्चों के हैं जिनके मासूम मन पर जो है एक गहरा चोट इस तरह के शिक्षक जो हैं वो उनके इस अवस्था में पहुंचाते हैं, और इसका जो परिणाम है वो बड़े होके बच्चे के ऊपर दिखता है। और ऐसे में देखिए, उस बच्ची ने भले 2 दिन बाद वो स्कूल गई और उसके साथ जो जिस तरह का व्यवहार शिक्षिका ने किया, उसके बाद वो घर गई और घर पे जो भी कहानी हुई वो सब हमने दर्शकों को बता दिया है। लेकिन इस वक्त जो स्कूल, देखिए हम कहते हैं ना कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप छुपेंगे नहीं, आप खुलकर सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर शिक्षिका की तरफ से इस तरह का कोई व्यवहार एक बच्चे के साथ किया गया तो आखिर स्कूल ने बच्चे की मानसिक स्थिति को देखते हुए या पेरेंट्स की शिकायत को सुनते हुए आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया, या किस तरह से अपनी बात क्यों नहीं रखी, चुप क्यों है स्कूल? और ये चुप्पी कई तरह की चीज़ें बयां करता है। मैं अभी उसी स्कूल के बाहर हूँ, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल। कहने को तो नोएडा के टॉप 10 स्कूल्स में से हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आशीष, ये हम सब जानते हैं कि इस तरह के जो बड़े स्कूल्स होते हैं, खास तौर पे कुछ ऐसे स्कूल्स जो डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ बच्चे और उनके माता पिताओं को प्रताड़ित करते हैं, चाहे उनकी फीस
बढ़ने से लेकर बच्चे के क्लास में होमवर्क से लेकर बाकी चीज़ों पर। लेकिन देखिए, बच्चे अगर कोई शब्द कह दे तो उसको तुरंत डिसिप्लिन की कैटेगरी में ले आया जाता है कि बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, माँ बाप को बुलाओ। लेकिन अगर टीचर उस डिसिप्लिन की अवहेलना करे और कुछ ऐसी बात कह दे जो बहुत अमानवीय है, उस बच्चे के मन को गहरा चोट पहुंचाता है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है स्कूल में, उसके लिए कोई किसी तरह की का मापदंड तय नहीं किया गया है कि आखिर बच्चे की मानसिकता को और उनके आयुषी, कानून तो है जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट का सेक्शन जो 17 सब क्लॉज 3 है, वो ये कहता है कि अगर इस तरह की हरकत होती है, यानी किसी भी तरीके से मानसिक आघात अगर पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो स्कूल मैनेजमेंट उस मामले में तुरंत एक कमेटी का गठन कर उस संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि आरटीआई एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका भी पालन नहीं किया गया है। आशीष, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि कानून नहीं है, कानून बनाया गया है, लेकिन क्या ये स्कूल पालन कर रही है? क्या इस स्कूल ने उस कानून के तहत इस पर खुद की जांच बैठाई, खुद देखने की कोशिश की कि आखिर बच्चे से बात की जाए, बच्ची क्या महसूस कर रही है, उसको जिस तरह के शब्द कहे गए, उनके माता पिता से बात करें? तो देखिए, कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? और ये देखने के लिए तो एक 2 क्लास की बच्ची की बात है, लेकिन देखिए ये इसका जो प्रभाव है वो आने वाले समाज पे, आने वाले भविष्य पे देश के पड़ेगा कि आखिर जब छोटे बच्चे स्कूल में 8-8, 10-10 घंटे उन टीचर्स को देखते हैं कि आखिर टीचर्स उन्हें जो सिखा रहे हैं उन्हें अपने जीवन में किस तरह से उतारना है, और जब टीचर की तरफ से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो क्या स्कूल की जवाबदेही होती है, क्या जिम्मेदारियां होती है, और उनसे ये स्कूल क्यों बच रहा है? एक आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नोएडा के मानव रचना स्कूल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मामले पर बाल संरक्षण समिति एक्टिव हुई है। समिति के चेयरमैन और टीम स्कूल का दौरा कर चुकी है। शुक्रवार को समिति के चेयरमैन ने स्कूल का दौरा किया था, यानी कल समिति के स्कूल का दौरा किया था जो समिति के चेयरमैन है। समिति अपनी जो रिपोर्ट होगी वो डीपीओ तक देगी और डीपीओ अपनी रिपोर्ट जो है वो डीएम तक देंगे और उसके बाद डीएम इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अपराजिता गौतम जी हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की। हमारे साथ अक्षिता चौधरी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ आशिना सारवारकर है, सोशल एक्टिविस्ट है। और हमारे साथ शेखर कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आयुषी आप अपनी बात को पूरा करिए। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए बाल संरक्षण आयोग ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी स्कूल भी पहुंची है और स्कूल में आकर उन्होंने अपनी तरफ से जो पूछताछ करनी थी, चाहे वो बच्चों के साथ हो, शिक्षक के साथ हो, प्रिंसिपल के साथ हो, इसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट आने वाले समय में ऐसे तमाम बच्चों के भविष्य पर निर्भर करता है कि आखिर इस रिपोर्ट को किस तरीके से पेश किया जाएगा और कितनी गंभीरता से बाल संरक्षण आयोग जो है इस पूरे मामले को देख रहा है। इसीलिए शायद इतनी जल्दी कमेटी का गठन होता है और तुरंत स्कूल पहुंचकर जो है इस पर कार्रवाई और पूछताछ होती है। रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जाहिर तौर पर रिपोर्ट के आने का इंतजार है। आयुषी, मुझे स्क्रीन पर पंकज भी दिख रहे हैं, संतोष भी दिख रहे हैं। संतोष पाठक हमारे सहयोगी हैं जो नोएडा कवर करते हैं और पिछले 3 दिनों से इस मुहिम में संतोष पाठक का योगदान बेहद अहम है, क्योंकि ये मुहिम देश के तमाम बच्चों के लिए है जो इस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं। संतोष, कल टीम वहां पर गई थी, टीम को अपनी जांच वहां पर उन्होंने की। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा और अब तक क्या हुआ है? क्योंकि मुझे ध्यान में है कि जब आप स्कूल के मालिक तक पहुंचे थे तब उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने ये कहा कि 24 घंटे के भीतर हम ये बताएंगे कि हमने उस टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। लेकिन 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है संतोष, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई भी है तो हमें जानकारी नहीं दी गई है। इसमें यह है कि जब हम लोगों ने उनके यूनिवर्सिटी जाकर के और प्रशांत भल्ला जो इस संस्था के चेयरमैन हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि अमन भाटिया को भेजा और अमन भाटिया ने ये आश्वासन दिलाया था कि किसी भी कंडीशन में 24 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण का निराकरण करते हुए और इसमें टीचर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इससे सभी को जो गार्जियन है उनको भी इससे अवगत कराया जाएगा।
लेकिन उसके बाद से फिर स्कूल ने सन्नाटा मार लिया है। और आपको बताऊं कि अभी मैंने सवेरे भी प्रशांत भल्ला से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन उठाया और कहा कि मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूं, मैं अभी बात नहीं कर सकता, और स्कूल में मैनेजमेंट जो एक्शन ले रहा है उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है, शायद आपको मंडे को उसकी सूचना दे दी जाएगी। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, जो CWC कमेटी शिक्षा विभाग ने तुरंत और डीएम के कहने पर गठित की थी, और जो CWC की पहले जो थर्सडे को इनकी 3 सदस्यीय टीम, जिसमें कि 3 लोग गए थे, डॉक्टर दिनेश पाल सिंह, श्रीमती ऋतु सिंह और दीप्ति यादव, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से वहां पे गए थे, और इन्होंने पूरा CCTV फुटेज जी उन्होंने करके और निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट बना ली। कल जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के चेयरमैन है, बाल समिति के चेयरमैन, वो भी गए थे, KC विरमानी जी, और उन्होंने भी उनका टीचर का बयान दिया है, प्रिंसिपल का बयान दिया है। अभी अपनी रिपोर्ट बन चुके DPO को देंगे और DPO जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मेरी जिलाधिकारी के यहाँ बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो जिला प्रशासन से निर्देश दिया जाएगा, स्कूल उसको मानने के लिए बाध्य है, और अगर स्कूल उन निर्देशों को नहीं मानता है, उसका पालन नहीं करता है, तो मान्यता प्रत्यारोपण तक की कार्रवाई की जा सकती है। संतोष, आपको नहीं लगता कि मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों में उलझता जा रहा है? DPO अपनी रिपोर्ट DM को देंगे, फिर DM आदेश जारी करेंगे, लेकिन इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि उलझता जा रहा है क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। समय सीमा है क्या इसमें? नहीं, उन्होंने जैसे देखिए ना, अपनी तुरंत त्वरित गति से थर्सडे को किया इन्होंने। फ्राइडे को इसलिए चेयरमैन गए क्योंकि फ्राइडे को लखनऊ मीटिंग में हुई। फ्राइडे को मॉर्निंग में आते ही चेयरमैन ने वहां पे विजिट किया, और उन्होंने कहा है कि मंडे को ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, मंडे को ही उसको DM को देंगे, यानी कि जो भी निर्णय है वो 1 से 2 दिन के अंदर जिला प्रशासन के। संतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संतोष हमारे सहयोगी एक अहम जानकारी दे रहे थे। उन्होंने 2 अहम बातें कही हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि जिला प्रशासन को जो DPO हैं वो अपनी रिपोर्ट सोमवार तक देंगे, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने भल्ला से बात करने की कोशिश की, जो स्कूल के मालिक हैं, तो उन्होंने कहा कि सोमवार तक कार्रवाई जो की गई है उसकी जानकारी जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान भी मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करूंगा अपराजिता गौतम जी। अपराजिता जी, आप पिछले 3 दिनों से हमारे साथ रूबरू हो रही हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी हम बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी जो संतोष जानकारी दे रहे थे वो जानकारी बेहद अहम है। कार्रवाई तो होगी, अब ये तय मान के चला जाए, आज शनिवार है, कल एक रविवार का दिन है, यानी सोमवार की दोपहर तक। मैं आता हूं कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपका इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। जी नमस्कार। कपिल जी, आपको पहले ब्रीफ में एक बार मामला समझा देता हूं। 3 दिन पहले की घटना है। एक बच्ची मानव रचना स्कूल में पढ़ती है और 2 दिनों की वो छुट्टी पर थी, और 2 दिनों के बाद जब वो छुट्टी के बाद अपने स्कूल पहुंचती है तो मैम पूछती है कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो बताती है कि मैं छुट्टी पर थी। तब उसकी मैम ये कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी को थप्पड़ मारूंगी। ये बात जब आकर वो घर पर बताती है, डरी सहमी हुई, तब उसकी मम्मी जब फोन करती है तो फिर वहां से कॉल बैक आता है उसके बाद उसके कि हाँ मैंने ये बात कही थी। यानी साफ तौर पर यहां पर बच्चे पर एक मानसिक दबाव डाला गया, पेरेंट्स को भी यहां पर धमकाने की कोशिश की गई। और हैरानी देखिए सर कि पिछले 3 दिनों से इस मामले को हम लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ का विषय है? ये नोएडा का है, मानव रचना स्कूल है नोएडा में। मेरे संज्ञान में देखो, ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है जी, और मेरे संज्ञान में तो मैं कोई व्यक्त करूं। अब ऐसा ना हो कि मेरे से नहीं, पर हाँ अगर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि वहां के जिलाधिकारी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, जिलाधिकारी ने इस मामले में कमेटी गठित कर दी है, लेकिन अमूनन इस मामले में जो टीचर होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है शुरुआती जब जांच की जाती है, लेकिन मानव रचना स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, किया जरूरी नहीं है कि सस्पेंड किया जाए। जिलाधिकारी इसकी जांच कर रहे होंगे जी, नहीं कर रहे होंगे तो आपके चैनल के माध्यम से उन पर समाचार पहुंच जाएगा जी, और उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो उम्मीद करें कपिल देव जी की इस मामले में जल्द और त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछले 72 घंटे से जी इस जिलाधिकारी को इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए।
इसकी जांच करानी चाहिए विषय की। अगर कोई ऐसा अध्यापक ऐसा करता है तो मुझको लगता है उसका यथासंभव जो कानून सम्मत चीजें हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा। दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि क्या यूपी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी आने वाले समय में कि किसी भी तरीके गाइडलाइन पहले से ही है, इसमें गाइडलाइन की कोई गाइडलाइन जो है गाइडलाइन थोड़ी होती जी है। उसको मजबूती से लागू कर करने रहा के है। लिए कपिल जी कि उसको थोड़ा सा ठोस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, आरटीई का जो सेक्शंस है उनको मजबूती से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आपका विषय बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब के लिए पहले से ही संवैधानिक भी शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थाएं हैं। बच्चों का टॉर्चर ना हो, जाति सूचक शब्द ना हो, बच्चों का उत्पीड़न ना हो, इसके लिए समय समय पे शासन के द्वारा निर्देश भी जारी किए जाते हैं और कोई दोषी पाए तो कार्रवाई। ठीक है, ओके। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपनी बातों को रख रहे थे और ये कह रहे थे कि इस मामले में जो डीएम है वो कार्रवाई करेंगे। हम फिर से अपराजिता जी के पास चलेंगे। अपराजिता जी, आपने कपिल जी को सुना, मंत्री हैं यूपी सरकार में, कह रहे हैं कि नियम है पहले से, वो हम भी जानते हैं, लेकिन उन नियमों पर अमल नहीं होता है। बहरहाल दो अहम बातें जिनका जिक्र संतोष पाठक कर रहे थे उस पर हम आ जाते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने डीपीओ से रिपोर्ट सोमवार तक मांगी है और उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, स्कूल के मालिक की तरफ से यह कहा गया कि हम सोमवार तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे। रिएक्शन आपका अपराजिता जी। आशीष जी, मैं इसमें एक दो बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी। पहली बात, जैसे संतोष जी ने बता दिया है, मैं बल्कि पूछने वाली थी कि सीडब्ल्यूसी कहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत कमेटी जो बैठी है, सीडब्ल्यूसी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बैठी है, उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने थोड़ा सा जो भी यहाँ पे स्कूल में जो इनके बयान लेने होते हैं, टीचर के या बाकी बयान लेने होते हैं, वो ले लिए हैं और आगे इसमें कार्यवाही उनकी तरफ से की जा रही है। साथ साथ मैं चाहूंगी कि अगर बाल आयोग में अगर कंप्लेंट नहीं गई है तो आप लोग बाल आयोग में जरूर कर दीजिए। वो एक डिफरेंट चैनल से काम करता है, लाइक एनसीपीसीआर पे आप लोग कंप्लेंट कीजिए। तीसरी बात, आपने उनसे पूछा था, जो यहाँ पे यूपी से नेता अभी जुड़े थे, आपने उनसे पूछा था कि गाइडलाइन जारी होंगी। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2017 में जब केसेस हुए थे, उसके बाद स्कूल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित गाइडलाइंस सरकारों को बनाने को बोला था, जिसमें एनसीपीसीआर और केंद्र सरकार इसमें मुख्य थी। उन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइंस डाल रखी हैं। और यहाँ पर हम जिस केस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का मेंटल हरासमेंट हुआ है, तो ये केस राइट टू एजुकेशन आरटीई के सेक्शन 17(3) के अंतर्गत आता है, जो ऑलरेडी आपने मेंशन किया। उसके अतिरिक्त जेजे एक्ट भी आता है। जेजे एक्ट इसलिए आता है क्योंकि बच्चे का यहाँ पे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। और जैसे अभी आपने बताया कि ये बच्ची घर गई, बच्ची सहमी हुई थी, तो यहाँ देखिए, बच्ची जहाँ पे टीचर को गुरु मानती है, उसके लिए उसका जो टीचर कहते थे, यहाँ तक कि आप खुद भी देखेंगे, माँ बाप की कम सुनते हैं, बच्चे अपनी टीचर की ज्यादा मानते हैं। और जो छोटी बच्ची है तो यानी कि एक ही क्लास टीचर है। तो अगर वो टीचर खुद भी ऐसा व्यवहार कर रही है और दूसरा उसकी जो मदर है उसके लिए ऐसा बोल रही है, तो बच्ची के जहन पे जो मानसिक जो रूप से जो प्रताड़ित हुई है, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेंट है। आपके चैनल के माध्यम से एक साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बच्ची की काउंसलिंग करवाइए। उसके अलावा और भी बच्चों की काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि इसके रेपरकशंस आपको भविष्य में नजर आएंगे। अदरवाइज जाहिर तौर पर इसके परिणाम जो है वो नजर आएंगे और मुझे लगता है कि इस मामले में स्कूल प्रशासन की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या बाकी बच्चों की भी काउंसलिंग जो है वो स्कूल प्रशासन करता है या नहीं करता है, ये भी एक बार समझना होगा। एनपी सिंह जी अध्यक्ष हैं DDRWA के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनपी सिंह जी, आपको पूरा वाकया पता होगा और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले दिन जो था वो मैं खुद वहां पर गया था और बात की थी मैंने, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के भीतर हम कार्रवाई कर देंगे। अब 74 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 3 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है, स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या ये मान के चले कि स्कूल इन सारे विषयों को बहुत ही गौण समझता है या स्कूल अपने आप को अब सुप्रीम समझने लगे हैं? देखिए, स्कूल की बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो टीचर है वो टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। टीचर मेरे ख्याल से अनट्रेन्ड है।
टीचर्स को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों से किस तरह से बात करनी है। बच्चों का भविष्य के निर्माता होते हैं टीचर। अगर वो इस तरह की भाषा, इस तरह की कार्यशैली, इस तरह के अगर व्यवहार करेंगे लोगों के साथ में, तो नेचुरली बच्चों का भविष्य खराब होगा। और ऐसे अनट्रेंड टीचर को बिल्कुल स्कूल में नहीं रखा जाना चाहिए, उनको तुरंत निकाल देना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए। क्योंकि बच्चों को डांटा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन जिस तरह से उस पर टिप्पणी की है, जिस तरह भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने उस पर कार्यशैली जिस तरह की रही है, वो बहुत निंदनीय है। ऐसे टीचर के ऐसे कार्यकलापों की हम लोग निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं स्कूल प्रशासन से कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अच्छे ट्रेंड टीचर रखें जो बच्चों को सही तरह अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें। आजकल दिक्कत पता है क्या है सर? दिक्कत ये है ना कि आजकल लोग कम पैसे में चाहते हैं कि हम शिक्षक को रख लें, या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आजकल ये बड़ा नॉर्म सा चल गया है कि हम क्वांटिटी पर ज्यादा बिलीव करते हैं, क्वालिटी पर नहीं। क्वालिटी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये मैं आप बता रहा हूं कि ये अमूमन ऐसा होता है। प्राइवेट सेक्टर में कल्चर देखने को मिला है कि हम क्वांटिटी पर जोर देते हैं, हम क्वालिटी पर जोर नहीं देते हैं। आपको लगता है कि नहीं, जो क्वालिटी वाला, अगर मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं कि अगर एक टीचर 40,000 का मिल रहा है लेकिन एक टीचर 20 का मिल रहा है, तो वो कहेंगे यार 20 वाले को रख लो, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। मैं सभी के पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सवालों के घेरे में मानव रचना स्कूल का मैनेजमेंट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला और अमित भल्ला कहां है, ये सवाल उठाया इसलिए जा रहा है ताकि उनकी तरफ से रिएक्शन मिल सके। हालांकि प्रशांत भल्ला की तरफ से ये कहा गया है कि सोमवार तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी पंकज हमें दे रहे थे। एक और सबसे अहम सवाल कि टीचर्स की घटिया हरकत पर जो मैनेजमेंट है वो चुप क्यों है, और बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में आखिर कार्रवाई कब होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अब मैं अक्षिता जी आपके पास आना चाहूंगा। अक्षिता जी, अभी हम क्वालिटी पर बात कर रहे थे, क्वांटिटी पर बात कर रहे थे, हम बात इस बात पर भी कर रहे थे कि क्या वाकई जब टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है तो क्या टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है, और जब हम टीचर्स को रिक्रूट करता है कोई भी स्कूल, तो क्या केवल उस समय ही सारी चीजें देखी जाती है कि बैकग्राउंड क्या है, क्या मनोदशा है, या फिर बाद में भी काउंसलिंग की जरूरत होती है? कई बार होता है, घर है, परिवार है, बर्तन है, झगड़ेंगे, बर्तन है, लड़ेंगे, और उसका मानसिक एक दबाव होता है। लेकिन जब हम छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं ना, तो आपके अंदर कितना भी आक्रोश क्यों ना हो, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पैरामीटर का है। अक्षिता जी, क्या वाकई पैरामीटर फॉलो होते हैं क्या? सर, एक बहुत अच्छा दोहा है, आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। कहते हैं भगवान से अगर अपने हमें मिलना है तो हमारा जो गुरु है वो अच्छा होना चाहिए। तो सर, पहली बात जो आपने क्वालिटी की कही, तो क्वालिटी से गुरु, क्योंकि शिक्षा एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो गुरु के लेवल पर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि नॉर्म्स फॉलो होते हैं या नहीं होते, तो जैसे अभी मैडम भी एक बता रही थी, कहीं ना कहीं ताक पे रख दिए जाते हैं नॉर्म्स। वही फाइनेंशियल इश्यूज या लोग जो मैनेजमेंट स्टाफ, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है अक्षिता जी, क्योंकि हर साल वो 10% जो फीस है वो बढ़ाते रहते हैं। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, मेरी बेटी भी एक स्कूल में पढ़ती है। जब वो शुरुआत में गई थी तो उस स्कूल की फीस 3 महीने की 28,000 रुपए थी, और अब 3 सालों के बाद उस स्कूल की फीस 42,000 रुपए 3 महीने की हो गई है। पैसे तो बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि नॉर्म्स फॉलो होते हैं या नहीं होते। सर, वही वाली बात है कि पैसे का, मैनेजमेंट का पैसे का इशू नहीं है। मुझे क्या लगता है कि मैनेजमेंट के इशू नहीं है, कि एक लालच है। लालच आ जाता है एक समय के बाद, उनको ये लगता है कि अगर कम पैसों में कम, क्योंकि पेरेंट्स कई बार होता है ना कि कुछ हो रहा है, जैसे आपने कहा कि आपकी बच्ची की स्कूल की फीस बढ़ा दी, क्या हमने उसके लिए सवाल उठाए? अब वक्त आ गया है सर, सवाल उठाने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, क्वालिटी के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी।
ये जो फाइनेंशियली हमारे साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उसके साथ भी बात करनी पड़ेगी। जब आप स्कूल की फीस बढ़ाने का मुद्दा रखते हैं तो वो क्वालिटी वाले टीचर्स भी लाइए। और सर, मानसिक स्वास्थ्य आज दुनिया की सबसे बड़े स्वास्थ्य में से एक है। आज हम शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बात करें, हम योगा अक्षिता के जी ऊपर मैं बात आपके कर रहे हैं, पास लेकिन अभी आऊंगा। अक्षिता जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ सुनील बड़ाना जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील बड़ाना जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली में। धन्यवाद आशीष जी। मेरा भराला है, भराला, सुनील भराला, भराला जी, भराना नहीं। सुनील जी बहुत हाँ। स्वागत है, क्षमा चाहता हूँ जी धन्यवाद। मिसकम्युनिकेशन कुछ हुआ। शुद्धि कर सुनील जी, आपको इस केस के बारे में पता है या पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दूं? हाँ नहीं, बता दीजिए मुझे आप थोड़ा सा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 दिन पहले की घटना है। नोएडा का स्कूल है मानव रचना, वहां पर एक क्लास 2 में एक बच्ची पढ़ती है। 2 दिनों की वो छुट्टी पर थी। जब वो 2 दिनों के बाद स्कूल जाती है तो उसकी टीचर उससे पूछती है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। बच्ची कहती है कि मैं छुट्टी पर थी, लेकिन टीचर ये कह देती है कि मैं तुम्हारी मम्मी को थप्पड़ मारूंगी। बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, बच्ची घर जाती है। जब पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बच्ची काफी समय तक नहीं बताती, लेकिन जब बच्ची को लगता है कि अब बताने का समय आ गया, तो बच्ची ने कहा कि टीचर ने ये मुझसे बातें कही। जब पेरेंट्स ने उस टीचर से बात की तो टीचर ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ये बात कही कि मैं उसे थप्पड़ मारूंगी। पिछले 3 दिनों से हम मुहिम चला रहे हैं। पहले दिन ही स्कूल प्रशासन ने कहा कि हम 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करेंगे सुनील जी, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई हुई नहीं। अभी भी टाल मटोल का जो रवैया है स्कूल प्रशासन की तरफ से, वो लगातार चला रहा है। देखिए, सरकार का जो इसमें रवैया है आशीष जी, ऐसे विषय में बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज वर्तमान की जो परिस्थिति है, आज देखा जाए तो देखो, विद्यालयों के जो एक उनके जो मैनुअल हैं और विद्यालयों के साथ में और छात्रों के साथ में जो अध्यापकों का जो व्यवहार है, वो दोनों में बड़ी गिरावट है। दोनों में बड़ी गिरावट क्या है कि आप भी, हम लोग भी, हम तो प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़े, फिर वैसे में पढ़े जाकर के देखते थे। अध्यापक हमें खूब पूछताछ भी करता था, मारता पीटता भी था, लेकिन कभी जाके घर में शिकायत नहीं करते थे जाकर के, और शिकायत नहीं करते थे। और गुरु शिष्य का रिश्ता देखते थे कि हमारे गुरु ने कुछ कह दिया है जी, तो हमें वो एक अलग सबक सिखाने का, एक हमें प्रेरणा देने का, हमें उन्नति का रास्ता दिखाने का वो कह रहे हैं हम। तो एक तो विषय ये आता है कि इस दृष्टिकोण से अध्यापक और शिष्य का बयान होता है। दूसरा ये है कि जहाँ कॉलेजों की या स्कूलों की इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, उसके जो उनकी सीमाएं हैं, उससे अगर हट करके कोई उसका दुरुपयोग करता है, वो गलत तरीका है। बिल्कुल उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 2 भाव है इसके पीछे। मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं सरकार में रहते हुए राजमंत्री भी उस कालखंड में भी, हम कई जगह स्कूलों में गए, क्योंकि हम लोग तो विद्यार्थियों को अपने सरकार की योजनाओं का लाभ देते थे। उनका हम निरीक्षण कई बार किया हमने जाकर के कि उनको बच्चों को पुस्तकें मिल रही नहीं मिल रही, स्कूल उन्हें उपलब्ध करा रहा नहीं करा रहा। तो हम ये कई बार चीजों का निरीक्षण करने औचक भी चले जाया करते थे कई बार। तो गाड़ी रोकी तो स्कूल रास्ते में है तो रोको गाड़ी जरा, एक बार चलो। तो हमें प्रधानाचार्य मिले तो बड़ा शिष्टाचार से भेंट हुई। कहीं ऐसी चीजें थी कि जहाँ अनियमितताएं मिली, जहाँ कोई नहीं है, सिस्टम ही नहीं है कुछ भी, केवल वो सरकार से उपलब्धता जो है उनकी लाभ लेने की कोशिश हर वक्त रहती थी। तो ऐसी कार्रवाई होनी आवश्यक है ऐसे विद्यालयों पर भी। लेकिन अगर देखा जाता है आशीष जी, तो मेरा सोचना ये है कि हमें पहली प्राथमिकता ये देखनी चाहिए कि अध्यापिका, अध्यापक और छात्र और छात्राएं दोनों का रिश्ता एक चोली दामन का है, गुरु शिष्य का है। शिक्षा अगर हमें ग्रहण करनी है तो हमें अध्यापक की बात सुननी पड़ेगी, और हमें आगे बढ़ना है तो ये बढ़ाना है, और अपनी विद्यार्थियों को हमें ऊंचाइयों तक है। तो माता पिताओं को इसके पीछे थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करना चाहिए। जो अपनी पुरानी परंपराओं को देखते थे हम लोग जी, या आप लोग भी उस कालखंड में देखते होंगे जब आप विद्यालय में जाया करते थे जी, उस कालखंड में आप देखते थे कि आपने भी संभवतः मुझे लगता है कभी शिकायत नहीं करी होगी आकर के,
और जो दंड मिल गया हमारी अनियमितताओं पे, मान लो उसने अगर होमवर्क नहीं किया, तो विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाएं छात्र छात्राओं से तो पूछेगा ही ना कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया भाई। होमवर्क किया आपने नहीं किया है तो ये भी अगर पूछताछ बंद होगी तो फिर अध्यापक का कार्य क्या रह जाएगा और छात्र का कार्य क्या रह जाएगा। सुनील जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर सीधे और स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि मैं तुम्हारी मम्मी को थप्पड़ मारूंगी। हमारे और आपके दौर में कभी ये नहीं कहा गया था। जरूर आपने माता पिता तो बीच में नहीं आते, इतना कहा करते थे कि माता पिता से शिकायत कर देंगे। जी, ये थप्पड़ मारने वाला शब्द नहीं आना चाहिए। माता पिता तो एक हमारे भाई पूजनीय है, हम सबके, मतलब किसी के भी हैं, चाहे वो उनके भी हैं, चाहे वो उस अध्यापिका ने जिसने ये शब्द का प्रयोग किया है, तो ये तो उसका अशोभनीय वाणी है उसकी, और उस पर उसे जरूर क्षमा मांगनी चाहिए कि ये मेरी वाणी से गलत निकला है शब्द। लेकिन विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए तो एक उनका अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में उन्हें काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और कोई ऐसी अनियमितता है, कोई अगर मान लो शासन से उन्होंने अपने विद्यालय की मान्यता नहीं ली है या कोई ऐसी है, तो उसके लिए हम सरकार से बात कर सकते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, DIS से बात कर सकते हैं, एक्शन लेंगे वो तुरंत। सुनील जी, मैं देख रहा हूं यूपी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, स्कूलों को लेकर, प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर या फिर दूसरे मामलों में बेहतरीन काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं, जिनको पैरामीटर पर ये प्राइवेट स्कूल्स रखते हैं, क्या उन पैरामीटर्स की भी चेक जांच होती है प्रशासन के द्वारा, DPO के द्वारा? नहीं, बिल्कुल, वो उसके लिए अधिकारी, देखो अगर वो मान लो प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे अधिकार क्षेत्र हैं, उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी की उसकी जिम्मेदारी है, असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी की उसकी जिम्मेदारी है, सारे खंड विकास खंडों में उनकी जिम्मेदारी है चेक करना, उसको देखना। और वहीं दूसरा, अगर इंटर कॉलेज तक है तो DIS को क्यों किया जाता है, एक वो सरकार का प्रतिनिधि केवल इसी काम को इंडिपेंडेंट देखता है कि वो माध्यमिक विद्यालय है तो DIS की जो पूरा एक टीम है, पूरी जो कमेटी है, वो सारी इसके लिए करता है। अगर वो DIS अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता तो हमें इस बात से अवगत कराइए, हम उस DIS की कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है, DM की तरफ से, कि सोमवार तक DPO की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और सोमवार तक हम इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है इस पूरे मामले में सुनील जी, तो फिर जरूर हम आप तक एक बार फिर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई आखिरी कमेंट जो आप कहना चाहते हो? गौतम बुद्ध नगर में DM कौन है जी? गौतम बुद्ध नगर जिले का DM कौन है इस समय? हेलो जी, मैंने कहा गौतम बुद्ध नगर जिले का मैटर है, उसका DM कौन है यहाँ पर? मनीष कुमार। हाँ, तो मनीष से हम बात करेंगे, आप बिल्कुल हमें अवगत कराइएगा। मैं बिल्कुल आपको अवगत कराऊंगा और ये जो मुहिम है वो हम जारी रखेंगे जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। सुनील जी, आप बिल्कुल जारी रखिए और इसको हमेशा जागरूक करते रहिए, समाज में अपनी जागरूकता का अभियान जारी रखिए। मैं बधाई देता हूँ आपको, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका जुड़ने के लिए। सुनील भराला जी पूर्व मंत्री, यूपी सरकार राज्य मंत्री थे, हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो खुद DM से बात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जो है वो जुड़ी हुई है। मुझे लगता है अक्षिता जी आप अपनी बात को रख रही थी, आप रख लीजिए, उसके बाद 3 और गेस्ट है हमारे पास, प्लीज। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि भराला सर ने अभी जो बात कही और जो एक तुरंत एक्शन वाली बात है ना कि मुझे DM साहब का नाम बताओ, मैं भी बात करता हूँ, ये रिस्पॉन्स होता है, ये काम होता है। और आपका चैनल भी इसके लिए बहुत बहुत, आशीष सर बहुत अच्छा काम कर रहा है कि एटलीस्ट आप सोच तो रहे हो, इस चीज के बारे में काम तो कर रहे हो। क्योंकि सर फिजिकल हेल्थ के लिए हम आज योगा की बात कर रहे हैं, आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। आपने उस कच्चे घड़े को इतना डरा दिया, इतना धमका दिया, अब एक समय के बाद हम देखते हैं कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो है वो बच्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने उसकी नींव को कमजोर कर दिया अभी से जो है आपने। तो आपने एक बात और जो आपने क्वेश्चन करा था कि जी, मैं क्षमा चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राकेश सेंगर जी जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं KSCF के,
यानी जहां तक मेरी जानकारी है कैलाश सत्यार्थी जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है उसके वो डायरेक्टर हैं। राकेश जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। जी धन्यवाद। राकेश जी, आप लोग हमेशा से ही बच्चों की जो आवाज है वो प्रमुखता से उठाते रहे हैं। एक बार आपको केस के बारे में ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी राय लूंगा। ये केस दरअसल नोएडा के मानो रचना स्कूल का है। 3 दिन पहले ये केस हुआ था जिसमें एक बच्ची 2 दिनों की छुट्टी पर थी। जब वो छुट्टी से वापस आती है तो उसकी टीचर कहती है होमवर्क क्यों नहीं किया। बच्ची बताती है कि मैं छुट्टी पर हूं। तब टीचर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को थप्पड़ मार दूंगी। बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और उसके बाद जब घर जाती है तो पेरेंट्स को इसकी जानकारी देती है। और पेरेंट्स जब बात करते हैं टीचर से तब भी टीचर ये बात कहती है कि हाँ मैंने कहा था कि मैं थप्पड़ मारूंगी। इस मामले में अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राकेश जी, 3 दिनों का वक्त हो चुका है। जी, मैं ये मानता हूं कि जो कानूनी पहलू है उस पे तो सरकारें और सरकार के सिस्टम इस पे एक्शन जरूर करेंगे, स्कूल का शिक्षा विभाग और चीजें। लेकिन मैं उससे बड़ी चीज ये मानता हूं कि कहीं समाज में जो मानवता है, करुणा है, वो खत्म हुई है जी। मैं एक बात पूछता हूं कि क्या जो माँ है, टीचर है, वो एक किसी की माँ भी होगी या किसी की बहन भी होगी, क्या अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करेगी? क्योंकि ये इतना बाजार का दबाव है, एक पूरा मार्केट फोर्स ऐसा काम कर रही है कि जिसके वजह से इनके ऊपर भी दबाव है और वो दबाव कहीं न कहीं बच्चों पे अत्याचार कराता है, बच्चों को अन्याय कराता है। तो ये सारी बातें देखने को समाज में मिल रही हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ये टीचर को कंपैशनेट होना जरूरी है, करुणामय होना जरूरी है आज के समय में, जिससे कि वो सोचे कि मेरी बेटी अगर ऐसी सिचुएशन में होगी तो क्या मैं ऐसा व्यवहार करूंगी? नहीं करूंगी। अपने बेटे के साथ, अपने बेटी के साथ ऐसा नहीं करूंगी तो दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो आप? जी, इस पे मैं विश्वास रखता हूं कि हमारी सरकार जो है इस पे, और जो विभाग है जो सरकार का, वो इस पे जरूर कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप कंपैशनेट हो अपने बच्चे की तरह, जिससे कि इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह के दबाव में, बाजार का दबाव है, मार्केट का दबाव है, ये सारे दबाव की वजह से जो है आप इससे बच सकते हैं। जी, राकेश जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। राकेश सिंघर हमारे साथ जुड़े थे, KSCF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं वापस अपने डिबेट पर आऊंगा। आशिना हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिना, आपने अभी तक सबकी बातें सुनी, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं शेखर कुमार जी आपके पास आऊंगा और क्षमा आपसे चाहूंगा क्योंकि मैं 40 मिनट के बाद आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं कहना चाहूंगी इंडिया डेली चैनल को और आपको कि आप इतनी सेंसिटिव न्यूज के लिए खड़े हैं और आप तब तक खड़े रहेंगे, आई एम श्योर, जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। आज केस बोल रहा है कि 2 सेकंड क्लास की बच्ची के साथ ये सारी हरकतें हो रही है। तो सबसे पहले मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहूंगी, क्योंकि बाकी सब लोगों ने बता दिया है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले इन स्कूल्स को, जो अपने आप को इंटरनेशनल स्कूल का टैग देते हैं, इन्हें अपने टीचर्स को ही ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मुझे लगता है वो टीचर अपने ही किसी स्ट्रेस में उलझी हुई होगी, जिससे उसका रिएक्शन एक छोटी सी बच्ची पे निकला कि मैं आपकी माँ को आशिना जी, मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगा। हम बार बार बच्चों की काउंसलिंग की तो बात करते हैं, लेकिन क्या टीचर्स की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? क्या 3 महीने या 6 महीने बिल्कुल आशीष जी में होना चाहिए, खासकर तब जब आप छोटे बच्चों को डील करती हैं? जी आशीष जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे पहले जब एक टीचर को आप ऑन बोर्ड करते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले उसकी भी टेस्ट होनी चाहिए कि क्या वो फिजिकली और मेंटली बच्चों के साथ कोप अप करने के लिए ट्रेंड है। और अगर नहीं है तो स्कूल ने इंडक्शन करना चाहिए हर 4 महीने में, क्वार्टरली, टीचर्स को स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट, बच्चों के साथ वो एक गुरु होता है ना, जो गुरु बिन ज्ञान नहीं, बच्चा गुरु को देख के आगे पढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी चीज से जूझ रहे हो लेकिन बच्चों पर उसका असर ना पड़े। दूसरा, बच्चों को घर से और स्कूल से एक ये भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कभी भी आपको
कभी भी किसी बच्चे में चिड़चिड़ापन या अलग हो जाना ग्रुप से, ऐसी कोई चीजें अगर बच्चों के नोटिस में आती है या कोई और टीचर्स देखती है, तो उनके लिए भी स्कूल को प्लस पेरेंट्स को घर पे काम करना चाहिए। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में सिर्फ बच्चों के स्कोर कार्ड की बात ना करते हुए ये भी जानना जाना चाहिए, वहां की जो इंटरनल कमिटी होती है बच्चों के लिए जो जनहित में सोचती है, उनसे ये जानना चाहना चाहिए कि बच्चों पर कोई मानसिक प्रभाव किसी चीज से तो नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है मेंटल स्टेट पर बात करना बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए मुझे लगता है इक्विवेलेंटली जरूरी है आजकल की स्कूलों में। जाहिर तौर पर शेखर कुमार जी, एक अहम सवाल यहाँ पर अभी आपने आशीना जी को सुना, वो कह रही हैं कि बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने अधिकार जो हैं वो पूरी तरीके से पता नहीं है या फिर उसकी जानकारी नहीं है। कई बार उनको अधिकार पता भी होते हैं लेकिन वो उपयोग नहीं करते। लेकिन मैं 90% से केसेस में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभिभावकों को उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं है कि उनके अधिकार हैं क्या क्या। उनके अधिकारों के अलावा इधर उससे एक बात ये है जी कि 36 घंटे हो गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पहले प्राइवेट स्कूल्स का सिस्टम समझना पड़ेगा जी। ये स्कूल्स इतने पावरफुल है कि जितने बड़े स्कूल्स हैं उतने ही ज्यादा उनसे पढ़े हुए ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, नेता निकलते हैं, जो बाद में उनके एलुमनाई एसोसिएशन में होते हैं। तो जो इन पे कार्रवाई वाली बात है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। पहली चीज, पेरेंट्स तो अपने अधिकार तब इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, फाइनेंशियली ये अभी जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिल्ली सरकार ने दिया तो बताया कि यहाँ 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक इनके पास सरप्लस अमाउंट है। ये जो फीस की बढ़ोतरी होती है, एक मुद्दा ये है कि क्या ये टीचर्स की ट्रेनिंग पे ये कितना पैसा खर्च करते हैं। टीचर्स की सैलरी पे अमूमन इनका सिर्फ 10% पैसा खर्च हो रहा है। ये अगर इंटरनेशनल स्कूल का टैग लगा के चल रहे हैं तो क्या टीचर्स की ट्रेनिंग भी इंटरनेशनली नहीं होनी चाहिए कि उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कि टीचर वहां पे कैसे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं। शेखर कुमार जी, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन एक सवाल जो दर्शकों के मन में होगा वो सवाल मेरे भी मन में है कि स्कूल कैंपस के भीतर बंद कमरों में या इन बंद 4 दीवारी के भीतर क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से काम होता है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती सर, नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही आशीष जी, मैं इसी बात का आने वाला था कि स्कूल का जो एक वर्किंग मैकेनिज्म है ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आप कितना पैसा ले रहे हैं, किन किन चीजों पे आप खर्च कर रहे हैं, ये पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन को पता होना चाहिए। पीटीए का एक रोल होना चाहिए फी हाइक पे। आप टीचर्स को क्या ट्रेनिंग करें, क्योंकि देखिए उस एक छोटी बच्ची ने तो आके माँ को वो बात बता दी, लेकिन अगर उस टीचर का वो स्वभाव है तो वो न जाने कितने बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा हो जी। और एक माँ जो बच्चे के लिए सर्वशक्तिमान होती है, वो अपने माँ बाप को, बच्चा जो है ना एक प्रोटेक्शन की नजर से देखता है। जब उसको वल्नरेबल बता रही है टीचर की मैं तुम्हारी माँ को आई कैन स्लैप यू, दिस अ बिग थिंग। आप एक बच्चे के मन से उसकी माँ का ट्रस्ट हटा रहे तो न जाने कितने बच्चे उससे पीड़ित हो रहे होंगे। तो ये तो बड़ा सही आपने सवाल उठाया था कि उस पर सबसे पहले सस्पेंशन तो होना ही चाहिए, मामले की जांच होती रहेगी। लेकिन ये इतना गंभीर मुद्दा है कि ये छोटे बच्चे के मन में बहुत दूर तक असर डालने वाली चीजें। तो मेरा ये कहना है कि एक प्राइवेट स्कूल के लिए सरकारों का कुछ ऐसा मैकेनिज्म आना चाहिए कि चीजें पब्लिक डोमेन में आए, उन पर तभी प्रेशर बनेगा। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट्स के सहारे रहेंगे तो सरकार की नीयत चाहे कितनी मजबूत, लेकिन उनमें काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें एक्शन लेना है वो तो वही के अलुमनाई है। तो ये चीज आप पेरेंट्स के अधिकारों की बात करेंगे, अधिकार में प्राप्त करने के लिए जिस मैकेनिज्म के पास जाएंगे वो तो उस स्कूल से ही निकला हुआ है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल्स की लॉबीज आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। ये मनमाना रवैया कर रही है, ये बस पैसा लोगों से, पेरेंट्स से वसूल कर रही है। लेकिन उनको जितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आप इंटरनेशनल का टैग तो लगा लेते हैं, लेकिन क्या आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार इस बात पे ट्रांसपेरेंसी पे जब ध्यान रखेगी, चीजें पब्लिक डोमेन में आएगी, कानून बनाने से सब कुछ नहीं होगा शेखर जी, कानून का मजबूती से इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए और कानून का मजबूती से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। आप सरकार है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम ही सरकार है।
ये प्राइवेट संस्थान तय नहीं करेंगे कि कैसे चीजें चलेंगी, ये सरकार हमारी तय करेगी। नीति शर्मा जी, आपसे कमेंट चाहूंगा। प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस, मानक जो हैं वो तय करना सरकार का ही दायित्व है। चाहे कितने एलुमनी, कितने आईएएस ऑफिसर्स इन स्कूलों से पढ़ के निकले हों, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करें। आपके शिक्षक, अगर आप 2 साल की बच्ची को पूरी क्लास के बीच में आप ये एक तरीके से धमकाना ही हुआ, थ्रेट ही देना हुआ कि मैं आपकी माँ को मारूंगी, तो क्लास में जो बाकी 45 बच्चे या 50 बच्चे बैठे होंगे उन सबको अपनी माँ बाप की चिंता हो चुकी होगी उस समय। किस प्रकार से मानसिक शोषण, एक प्रकार से आप उस बच्चे के अंदर जो डर की भावना डाल रहे हैं इस स्टेज पे, जब एक कच्ची घड़ा है, तो वो आगे जाके एक तो हायर अथॉरिटीज के प्रति उस बच्चे के मन में नफरत जन्म ले लेगी। ये चीज समझ आ जाएगी कि किस प्रकार से दबाव के साथ एक छोटे बच्चे को आप उसको टॉर्चर कर सकते हैं। तो समाज के अंदर जो एक तो व्यक्तिगत उस बच्चे का जो मानसिक आप प्रताड़न दे रहे हैं, उसको सोशली उसको हैरेस कर रहे हैं, उसका जो आत्मबल है उसको आप खत्म कर रहे हैं। दूसरा, आगे डेवलपमेंट का जो फेस है पूरे बच्चों के लिए, ये खाली उस बच्ची के साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, जो वो साक्षी बन रहे थे, जहाँ पे एविडेंस जिनके सामने ये कृत्य वो टीचर कर रही थी, वो सब बच्चे सहम गए होंगे कहीं ना कहीं। वो सब बच्चे घर जाके अपनी माँ बाप के साथ गले लग रहे होंगे कि हम कल स्कूल जी जाएंगे, उनकी पढ़ाई के प्रति, स्कूल के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। तो आप कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं? शिक्षक समाज का निर्माता होता है, उसके कुछ मानक होने चाहिए। उसको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आपको एक प्रकार से एक बिहेवियर स्किल्स जो हैं वो टीचर्स को सिखानी पड़ेंगी। आपको वो डिप्लोमेसी, उस तरीके से कैसे आपको स्टूडेंट के साथ पेश आना है। चाइल्ड डेवलपमेंट अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। Apart from an academic qualification in whatever domain you are, for any teacher, उनको एक पर्सनल बिहेवियर स्किल्स तो सिखानी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। और मैं अभी मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरपर्सन हैं, जो ओनर्स हैं, ये पूरा जो व्यवसायीकरण शिक्षा का हो चुका है, एक्सट्रीम बिजनेस भी हम मानते हैं कि एक हाथ दे एक हाथ ले, मैं आपको पे कर रहा हूं, मेरी उस वैल्यू के उस वर्थ की मुझे आप सर्विसेज दोगे तो सही। आप हजारों लाखों रुपए की फीस चार्ज कर रहे हो, उसके बाद आप ये व्यवहार कर रहे हो, तो आप तो बिजनेस में नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस में भी आप एक प्रकार से एक तरीके से छल कर रहे हो, उसका भी आप मिसयूज कर रहे हो। बिजनेस तो आपने शिक्षा को बना ही दिया, लेकिन एटलीस्ट उसको जेन्युइन बिजनेस तो बनाइए। आप पैसा दे रहे हैं तो पैसे के अगेंस्ट आप सर्विस दीजिए। माँ बाप जब बच्चे को एक स्कूल के अधीन समर्पित कर देते हैं तो उनका स्कूल का कहीं ना कहीं दूसरे माँ बाप होते हैं। हमारी संस्कृति में तो गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म का नाम दिया गया गुरु को, टीचर को, अध्यापक को जी। और ये भी कहा गया कि पानी पियो छान के, गुरु जानो मानो जान के। मतलब इतने डिटेल में आप जब गुरु को अच्छी तरह परख के आप गुरु बनाते हैं, तो क्या स्कूल के कुछ नॉर्म्स नहीं है? जब इन टीचर्स को रिक्रूटमेंट करते हैं, क्वालिटी के साथ ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके साथ उनका बिहेवियर स्किल्स आपके कंडक्ट में पता चल जाता है। स्कूल्स को मॉनिटर रेगुलर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए जो टाइम टाइम पे बच्चों और स्कूल्स के जाके उनको मॉनिटर करें। आजकल तो टेलीविजन सिस्टम है, हर सीसीटीवी आपने लगा रखा है, ऑडियो आप सुन सकते हैं, क्लास के अंदर क्या कन्वर्सेशन चल रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग इन क्लासेस में जब आप इतना चार्ज कर रहे हैं, इतनी हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, तो पूरा मॉनिटरिंग होनी चाहिए इन क्लासेस में, बोथ कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, कंडक्ट ऑफ द टीचर्स ऑल्सो। इट नीड टू बी मॉनिटर्ड। क्या इनका कंडक्ट समाज में जो एक शिक्षित जो व्यवहार कुशलता है, क्या उसके आधार पे ये दोनों पक्ष जो हैं, दोनों डोमेन क्या कंडक्ट कर रहे हैं क्लास के अंदर? ये एक बड़ा सवाल आप उठा रही है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है जी वो मुल्क की जनता जानना चाहती है। अब मैं फाइनल कमेंट्स पर आऊंगा। सबसे पहले अपराजिता गौतम जी, आपसे फाइनल कमेंट। आशीष जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी जैसे स्कूल ने बोला है मंडे तक वो जो भी एक्शन लेगी, तो क्योंकि आप काफी दिन से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो प्लीज डिपार्टमेंट से भी उनकी ATR भी आप पब्लिक करवाइएगा, क्योंकि अगर आपको इसमें सफलता मिलती है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके यूपी में केस नहीं हो रहा, दिल्ली में भी ढेरों केस हो रहे हैं और भी सभी स्टेट्स में हो रहे हैं। तो एक नजीर क्रिएट आप लोग करेंगे
तो एक जब आप एक अच्छा उदाहरण सेट कर देंगे तो हम जैसे पेरेंट्स हैं जो हम अपने भी अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका सहारा मिल जाएगा। सहारा मिल जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अक्षिता चौधरी जी। बिल्कुल आशीष जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि टीचर्स के लिए नॉर्म्स जो बनाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर उसको फॉलो करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेंटल हेल्थ की बात है और काउंसलिंग की बात है, वो टीचर्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए एज वेल एज स्टूडेंट्स की, और वहां तो वो तो चल ही रहा है, वो तो होना ही चाहिए। पूरा कमिटी जो है उसके ऊपर काम करनी चाहिए। तीसरी बात ये आशीष जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका चैनल ये जो इतनी अच्छी मुहिम चला रहा है, आप इसको चलाते रहिए जब तक कि इसमें सफलता हम प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि राजस्थान में कोटा शहर एक ऐसा है जिसके नाम पर कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज भी आई है जहां पर यही बच्चे। अरे ये सब छोड़ दीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया और ये पूछा कि इतनी आत्महत्याएं जो है वो कोटा में ही क्यों होती हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा ना सर, कोई बात ही नहीं करना चाहता, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। बच्चे को भेज देते हैं और बच्चा किस कंडीशन में वहां पर है, किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो जानने की कोई कोशिश नहीं करता। आशिना जी। आशीष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूलों पर अब एक मैंडेट बन जाना चाहिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो उनके अंडर काम करे ताकि पता चले कहाँ पर क्या रेशियो आ रहा है। दूसरा, आज ये केस हुआ है, ऐसे और भी कई केसेस होंगे हमारे देश में जो ऊपर तक आ नहीं पाते या कोई चैनल उन तक रीच नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे और केसेस ना हो इसके आगे, ये एक सीख यहाँ से लेने मिलेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अब सजग हो जाना चाहिए हर वो पेरेंट्स को, जो भी बच्चे जिस भी स्कूल में जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, हर हफ्ते पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में उन्होंने मेंटल कमिटी जो होती है, मेंटल पीस कमिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स, उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। शेखर जी। देखिए, मेरा ये कहना है आशीष जी कि पब्लिक स्कूल्स पर कंट्रोल के लिए इनकी सारी इंफॉर्मेशन, ये अपने टीचर्स को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनकी कमाई कितनी हो रही है और कितना पैसा किन चीजों पे खर्च कर रही है, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन को इनके चाहे प्री रिव्यू हो उसमें पार्ट होना पड़ेगा, इनके टीचर्स ट्रेनिंग में पार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पीटीए को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक स्कूल की मनमानियां चलती रहेंगी। और स्कूल के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक बडिंग स्टेज होती है एक बच्चे की, वहीं से उसके आगे की पूरी सोच बनती है। इस स्टेज पर बहुत ज्यादा स्कूल को केयरफुल रहना पड़ेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी जो है वो जरूर आए स्कूलों के। ट्रांसपेरेंसी की बेहद जरूरत है, क्योंकि जो उसका जिक्र मैंने किया कि चार दीवारी के भीतर क्या चलता है, इसकी जानकारी अभिभावकों को बिल्कुल नहीं होती है। नीति शर्मा जी प्लीज। मैं आशीष जी यही बोलूंगी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, और निश्चित रूप से इस मुहिम को मुझे लगता है कि आपके इस मंच से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी सोसाइटी में जाना चाहिए। भारत के अंदर सबसे बड़ी विश्व की युवा शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर सही दिशा में नहीं गई तो कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य के लिए एक प्रकार से बहुत चैलेंजिंग स्थिति है। मुझे लगता है आज के दौर पे एक प्रॉपर काउंसिल बननी चाहिए जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स की मिक्स प्लस सोसाइटी के लोग, टेक्निकली साउंड लोग। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनोवेशन का जमाना है, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हम साथ में लेकर आए, बिहेवियर एक्सपर्ट लेकर आए, हम सोशियोलॉजिस्ट उसके अंदर डालें, लीगल हमारे पास उसके अंदर मेंबर्स जो एकेडमिक मेंबर्स हो वो हो, साथ में फ्यूचरिस्टिक गोल्स के साथ हर बच्चे का कैलिबर को समझते हुए उसको सही डायरेक्शन देते हुए एक विश्व देश के पूरे स्तर पे एक बड़ी काउंसिल जिसके अंदर सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स भी, क्योंकि ऐसा नहीं है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी हरकतें नहीं होती होंगी, निश्चित रूप से वहां भी होती होंगी। हमें किसी एक स्कूल को टारगेट नहीं बनाना, एक हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक प्रकार से केंद्रित करते हुए एक ऐसे होलिस्टिक अप्रोच के साथ आना है जिसमें हर प्रकार से, हर पैरामीटर से शिक्षा की पद्धति को, बच्चों पे उसके इम्पैक्ट को, टीचर्स के कंडक्ट को मॉनिटर करें, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेट करें और उसके बाद एक अच्छे समाज को हम निर्माण करें। और ये मुहिम जो है वो मुहिम जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता बच्चे को। हमारे साथ 5 खास मेहमान थे। नीति जी थी, आशिना जी थी, शेखर कुमार जी थे, अक्षिता जी थी और अपराजिता जी थी। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।
आज की डिबेट में दो बातें बिल्कुल साफ हो गई। एक तो डीएम की तरफ से सोमवार तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हो सकती है और दूसरी स्कूल प्रशासन भी सोमवार को यह बताएगा कि हमने टीचर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की है और सोमवार को उसके बाद हम तय करेंगे कि इस मुहिम को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मकसद बस इतना है कि बच्चे को इंसाफ मिले। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप